नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समास टॉपिक को कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो लाएगा वो एग्ज़ाम में मतलब ओवरऑल उसके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। यदि हिंदी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये समझ लो आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हो। समास की परिभाषा सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समासिक शब्द बोलते हैं। मतलब जैसे पीताम्बर है तो ये पीताम्बर को समासिक शब्द बोलेंगे, और पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, तो ये पीला है अंबर जिसका, ये शब्द हो गए अलग कई सारे, और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो मतलब जो पीताम्बर बन गया, जैसे पीला है अंबर जिसका मतलब पीताम्बर, वैसे तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज होता है। तो समास की परिभाषा हो गई, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उससे मोर देन सफिशिएंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आप यदि सोचेंगे कि हम ये भी पढ़ लें, अब समास टॉपिक काफ़ी बड़ा है, जितने टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिस तरह से पढ़ाऊँगा उस तरह से आप यदि पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ पे आसानी से टिक कर देंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सीधी सी बात है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा बस, इसीलिए बोलते हैं ना कि कई होशियार लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का उस हिसाब से तैयारी करते हैं तो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। तब हम लोग आगे देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब कई जगह 6 भेद दिए जाते हैं, तो तत्पुरुष के वो भेद होते हैं कौन? कर्मधारय समास और द्विग समास। तो ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 4 और 6 दोनों यदि होगा तो आपको 4 करना है, और यदि 4 नहीं होगा तो आपको 6 टिक करना है। इस समय जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का तरीका है ना, अब वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वही जिस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उसके आधार पे अपने आप को डालना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। तो इस समास का पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो अव्ययी भाव नाम से ही पता चल रहा है अव्ययी, तो अव्यय होगा पहला शब्द और पद, और दूसरा पद होगा संज्ञा। तो संज्ञा तो आपको पता है, अव्यय मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अव्यय की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है: जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब ये कहीं पे भी यूज होंगे तो वैसे ही लिखे जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेंटेंस में वो अलग तरीके से दिए जाएंगे। यहाँ पे मैंने कितने 7 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपको अव्यय में भी ज़्यादा घुसना नहीं है, बस एक आपको हल्के से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे में पहला क्वेश्चन नहीं, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत दूर मत जाना। तो यहाँ पे जो बहुत यूज हुआ है ना, तो वो इस सेंटेंस में यूज हो या और कुछ दूसरे में, ये बहुत ही लिखेंगे उसको। जैसे अगला है अधिक मत बोलो, तो यहाँ पे अधिक अव्यय है। रमा रात भर जागती रही, तो यहाँ पे जो भर यूज हुआ है ना वो अव्यय है। विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है, तो यहाँ पे जो तेज है ना वो अव्यय है। अरे क्या तुमने नहीं सुना, तो ये जहाँ अरे जो है ना ये भी अव्यय है। तो अव्यय कई टाइप होते हैं, उसमें एक ये भी होता है। अब आपको अव्यय के टाइप नहीं पढ़ने हैं काफ़ी उसमें कन्फ्यूजिंग टाइप्स दिए गए हैं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है। घर घर की यही कहानी है, तो यहाँ पे जो घर घर है ना ये अव्यय है। वह दिन रात सोता रहता है, तो यहाँ पे जो दिन रात है वो अव्यय है। तो हम लोग अव्यय समझ गए। तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि इस समास में जो प्रथम पद होता है, तो जो प्रथम पद अव्यय होता है, अभी परिभाषा में ऊपर लिखा है
कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा होता है। तो जो समासिक शब्द बनेगा उस शब्द में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होगी। तो अव्यय होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद या अव्यय की जो अर्थ होता है उसकी प्रधानता रहती है। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, सभी एग्जाम्पल हैं वो इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं। पहला है यथाशक्ति। तो जो यहाँ पे यथा लगा है ना, ये अव्यय है। तो यथा, जहाँ पे भी आप उससे पूछे कोई शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है, तो यथा यदि लगा हो तो आप उसमें समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे लिखा है भरपेट, तो जो भरपेट है ना, इसमें देखो भर लगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आया था, रमा रात भर जागती रही। प्रत्येक, प्रतिदिन, इस तरह से यदि प्रति लगा हो तो वो भी अव्ययी समास भाव समास का उदाहरण होगा। अगला है सुबह सुबह। रिपीट हो जाए जब शब्द सेम, जैसे यहाँ पे ऊपर घर घर की यही कहानी है, तो जो घर घर रिपीट हुआ है ना, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपको वहाँ पे पकड़ना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताइए इसमें कौन सा समास है, या इस तरह से पूछ देगा कि अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है। 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो जब रिपीट होगा शब्द, तो जैसे सुबह सुबह 2 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, आ लग गया ना यहाँ पे आगे, तो ये यहाँ पे अव्ययी भाव समास। बतौर मतलब तौर के साथ, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। आपाद मस्तक, तो मतलब मस्तक से पैरों तक इसका मतलब होता है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। दूसरा अगला है लास्ट में जो समक्ष, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। परिभाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी इस समय कुछ भी वो छोड़ नहीं रहे, उनको क्वेश्चन बनाते बनाते वो थक गए हैं, तो नए नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहो ये पूछ लें कि अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद, द्वितीय पद, किसी की भी नहीं, या दोनों की, इस तरह से ऑप्शन देंगे तो प्रथम पद की प्रधानता होती है। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी बड़ा है तत्पुरुष समास। इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे, जितने टाइप आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो जो तत्पुरुष समास होता है ना, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें एक पॉइंट लिखा है, कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियाँ लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तो जो सामासिक शब्द होगा ना, उसको यदि हम लोग अलग करेंगे तो उसको समास विग्रह बोलते हैं। जैसे गगनचुंबी लिखा है एग्जाम्पल में यहाँ नीचे, तो गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी का समास विग्रह क्या हो गया, गगन को चूमने वाला। संधि विच्छेद होता है और समास विग्रह होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरा ये जो पॉइंट का मतलब है कि जो कर्ता कारक है और जो संबोधन कारक है, इन दोनों को छोड़कर सभी का जो समास विग्रह है ना, वो विभक्ति लगा के कर देते हैं। तो मतलब इन दोनों का समास विग्रह नहीं होता है, बाकी का हो जाता है। तो जो तत्पुरुष समास यहाँ पे दिए गए हैं, द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक, तो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी तक आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिए। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक आपके सिलेबस में है, तो कारक हम लोग आगे से देखेंगे, बस आगे मतलब उस पर वीडियो में बनाऊँगा। आप यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि जैसे गगनचुंबी है तो गगन को चूमने वाला, ये इसका विग्रह हो गया। तो जो को जहाँ पे लग जाता है ना विभक्ति, तो वो द्वितीय विभक्ति होती है, वो कर्म कारक जिसको बोलते हैं। तो गगन को चूमने वाला। तुलसी कृत, जब के द्वारा या द्वारा लग जाता है, तुलसी द्वारा कृत, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। देशभक्ति, को या के लिए होता है, ये कारक चिन्ह को किसका होता है, चतुर्थी विभक्ति का। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी जो विभक्ति मतलब होती है विभक्ति, उसमें अलगाव का अर्थ होता है, या इस तरह से भी होता है कि पथ से भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट हो गया। आपको उसमें कारक में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जैसे चतुर्थी और पंचमी में डिफरेंस क्या है। तो एक आप याद रखिए कि जो पंचमी है ना, उसमें अलगाव का भी अर्थ आता है,
यहाँ पे अंग भंग भी होता है, वहाँ पे भी पंचमी जो है ना वो विभक्ति होती है, तो पंचमी तत्पुरुष हो गया। देश सेवा, देश की सेवा, तो का की के रा री रे ना नी रे जहाँ पे आए ना वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। वनवास, वन में वास, में पे पर जहाँ पे आता है वहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष सप्तमी विभक्ति होती है, और ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के ये विभक्ति लगा के जो विग्रह बने उसके आधार पे हो गए। और जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं ये तत्पुरुष समास के अंदर रखे गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे कर्मधारय समास देखेंगे। इस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताता है, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ये हो गया विशेषण और विशेष। प्रथम पद विशेषण होता है कर्मधारय समास में, और दूसरा विशेष होता है। तो जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी तो वो हमेशा संज्ञा हो जाएगा। कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ स्थान, कुछ ऐसा होगा ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है पीत सागर, पीत पीला है जो सागर, यहाँ सागर जो है ना वो संज्ञा हो गया, सागर की विशेषता बताई जा रही, और ये है पीला, तो पीला शब्द क्या हो गया? विशेषण। कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो वो बहुब्रीहि जब पढ़ाएंगे तब आपको इसका जो है वो डाउट वो क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नोट यहाँ पे लिखा है जब एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय हो तो भी कर्मधारय समास होता है। अब ये उपमान उपमेय क्या हो गए? उपमान वो होता है जिससे किसी चीज़ की उपमा दी जाती है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। उपमेय मतलब जिस आप इसमें ना जब अलंकार आएंगे, रस छंद अलंकार है ना आपके उसमें, तो जब आपको उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाए जाएंगे तब उपमेय उपमान आपको और समझ में आ जाएंगे। तो इसमें भी कर्मधारय समास होता है, और इनके विग्रह में सदृश शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें इसका रख दूंगा मैं एग्जाम्पल, धोखे से छूट गया है। अगला समास है द्विगु समास। इस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। देखो संज्ञा दूसरा पद होता है कर्मधारय में भी, और द्विगु में भी। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। पहला पद संख्यावाचक होगा, ये आप याद रखिए। जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार या समूह, 5 पात्रों का समूह पंचपात्र। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार या नवरत्नों का समूह। तो ये हो गया द्विगु समास। तत्पुरुष समास में 2 समास आपको और देखने हैं, अलुक तत्पुरुष और नी तत्पुरुष। अब वही मैंने बताया ना कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे उनसे अब हट के थोड़ा इनसे भी क्वेश्चन पूछने लगे कि और कहीं से ढूंढें तो जो मैं टाइप बता रहा हूँ यही दोनों बस आपको पढ़ने हैं और नहीं पढ़ने हैं। तो अलुक तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है और यह शब्द में शामिल रहता है। 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। युधिष्ठिर, मनसिज, वाचस्पति। युधिष्ठिर, युद्ध मतलब युद्ध में स्थिर जो रहता हो उसको हम युधिष्ठिर बोलते हैं। तो यहाँ युद्ध में, तो यहाँ विभक्ति लगी हुई है। जैसे मनसिज, जो मन में उत्पन्न होने वाला या मन में जन्म लेने वाला, तो यहाँ पे हो गया मनसिज। वाचस्पति, वाचस यहाँ पे आ रहा है ना, वाचस्य पति, तो वाणी का पति, तो इसमें भी अलुक तत्पुरुष है। और अगला याद रखना है नी तत्पुरुष। नी तत्पुरुष में प्रथम जो खंड होता है वो नकारात्मक होता है। एग्जाम्पल लिखे हैं 3, अन्याय, नास्तिक, अनपढ़। अन्याय, अन्न लिखा है ना, अन निगेटिव सेंस में। अन्याय मतलब न्याय के विरुद्ध, तो वो अन्याय हो गया या न्याय के खिलाफ, तो निगेटिव सेंस आ गया ना। नास्तिक मतलब आस्तिक नहीं है, जो निगेटिव का सेंस आया। पहला शब्द जो अन है, ना है, अन्य है, तो ये सब क्या लिखा है? प्रथम उपखंड नकारात्मक होता है। तो इसमें तीनों जो दिए गए हैं शब्द, इनमें जो प्रथम खंड है वो
ये प्रथम पद है वो निगेटिव है, तो नी तत्पुरुष के ये हो गए एग्जाम्पल। अगला है तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसमें संख्यावाचक होता है, तो द्विगु में संख्यावाचक होता है द्वंद्व। अब द्वंद्व जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसका पहले परिभाषा बताता हूँ, फिर वो बताऊँगा कि दोनों में आपको कन्फ्यूजन कैसे हटे। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हो सकते हैं, और इसमें समास विग्रह करने के लिए और या अथवा या योजक अव्यय लिखा जाता है। तो जैसे लिखा है इस उदाहरण में सीता राम, तो सीता और राम रात दिन, तो इसको रात और दिन भी लिख सकते हैं, इसका समास विग्रह, और रात या दिन भी लिख सकते हैं। अगला है तीसरा लव कुश, तो लव और कुश, तो यहाँ पे आप देखिए सीता राम जैसे लिखा है, तो सीता और राम दोनों संज्ञा हैं और दोनों पद प्रधान हैं, और लगा के इनका विग्रह कर दिया है हम लोगों ने। और जब जो द्विगु समास होता है तो यहाँ पे द्वंद्व दो बार द्वा आ रहा है द्वंद्व में, तो बस ऐसे याद रखिए कि दोनों पद प्रधान होते हैं। मैं बताया ना, क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल रही है, इस तरह से पूछ सकता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो होता है द्वंद्व समास। लास्ट समास जो आपको पढ़ना है वो है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कर्मधारय पढ़ा ना, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड इसमें होता है पीताम्बर, कि पीला है अंबर जिसका, तो यदि पीताम्बर आपके उसमें आए तो बहुब्रीहि, और यदि कर्मधारय दोनों एग्जाम उसमें ऑप्शन में दिया है तो आपको बहुब्रीहि में टिक करना है, क्योंकि बहुब्रीहि है समास है ना, मुख्य समास है जो तत्पुरुष समास के अंतर आ जाता है कर्मधारय समास। ये आपको याद रखना है कि जब बहुब्रीहि और कर्मधारय में कन्फ्यूजन हो तो आपको बहुब्रीहि में टिक मारना है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा दोनों जो शब्द होते हैं वो नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात भगवान गणेश। खगेश मतलब खगों का ईश, मतलब पक्षियों का स्वामी, मतलब गरुण। वीणा पाणी, वीणा है पाणी मतलब हाथ में जिनके, अर्थात सरस्वती जी। तो वीणा पाणी का जो विग्रह किया तो सरस्वती जी के लिए बोला गया, खगेश गरुण के लिए, लंबोदर गणेश के लिए। तो ये हो गए समास। एक सेंस में समझना क्या है, अब इनका जो अच्छा तरह से आप समझ पाओगे कि मतलब समास में हमको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, समास तो आप पढ़ते आ रहे होगे मेरे हिसाब से 9th क्लास से। हिंदी तो सभी को पढ़नी होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होगे। लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिखने होते हैं, उदाहरण लिखो, इसको परिभाषा लिखो, इस तरह से आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के बनते हैं। तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पे कर दिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो हुई हैं, और मैं फोकस करूँगा UP SSC के एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं जो एक आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो UP SSC के एग्ज़ाम्स जो हैं उन पे फोकस करके, क्योंकि हिंदी UP SSC के सभी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ना उनमें अच्छा वेटेज रखती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब जो चीज़ें इसमें पढ़ानी थी। आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।